चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऐसे तो आप लोग इंटर में भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको फिर पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर सिलेबस में है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो वो हम लोग देखते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले एक अनुमान कीजिए, बैंक की कल्पना कीजिए कि बैंक सब व्यक्ति किसी न किसी बैंक के होल्डर होंगे ही, सब तो बैंक के कस्टमर आप लोग होंगे ही। बैंक एक एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि मान के चलिए कि स्टेट बैंक ऑफ सरिया के हम लोग कस्टमर हैं। स्टेट बैंक ऑफ सरिया एक बैंक है और उसके हम लोग जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट टीचर जो भी पढ़ रहे हैं, मान के चलिए कि सब हम लोग उसके कस्टमर हैं। तो एक बैंक होता है और उसका कई सारा कस्टमर होता है। किसी किसी बैंक में तो 10-10 हज़ार कस्टमर होता है, 20-20 हज़ार कस्टमर होता है। लेकिन इतने सारे जो कस्टमर होते हैं, 10 हज़ार या 20 हज़ार जितने भी कस्टमर होते हैं, वो सारे कस्टमर बैंक में पैसा जमा करते हैं। वो सारे कस्टमर क्या करते हैं? बैंक में पैसा जमा करते हैं। क्यों जमा करते हैं? सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि हमारा पैसा जमा रहेगा, बैंक उस पर समय समय पर हमें ब्याज देगी। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप अपना पैसा जमा कर रहे हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, आप अपना पैसा ब्याज पाने के उद्देश्य से भी जमा कर रहे हैं कि कहीं आपको ब्याज मिलेगा, कोई भी दृष्टिकोण हो सकता है, आप अपना पैसा जमा करते हैं, बैंक आपको टाइम टू टाइम ब्याज देती है। अब सोचिए कि बैंक आपसे पैसा लेती है, टाइम टू टाइम आप अपना पैसा बैंक से निकालते भी हैं। जब आप अपना पैसा निकालने जाते हैं तो बैंक में लंबे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, काफ़ी लंबा लाइन है और उस पर आपको खड़ा रहना पड़ता है। कई बार तो बैंक में समय पर नहीं पहुंचे तो बैंक आपका पैसा, आप ही का पैसा आपको नहीं देती है। बहुत सारा चीज़ बैंक में है, फैसिलिटीज़ भी है तो कुछ डिमेरिट्स भी है, लेकिन वो डिमेरिट्स को धीरे धीरे हटाने का प्रयास किया गया। पहले तो मैनुअली बैंक चलता था, हम लोग तो देखे हैं मैनुअली बैंक, आप लोग देखे नहीं होंगे, जिसमें मोटे मोटे रजिस्टर हुआ करते थे, खाता वही रखा जाता था, हाथ से सब एंट्री किया जाता था। अब तो ज़माना कंप्यूटराइज आ गया है। अब उससे भी बड़ा ज़माना आ गया कि आपके मोबाइल में बैंकिंग कर दिया गया, आप अपने मोबाइल में सारे चीज़ को देख सकते हैं, सब एंट्री आपको पता चल जाता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ कुछ ना कुछ बढ़ते जा रही है। पहले लाइन लंबा होता था, अब एटीएम हो गया, एटीएम में जाके पैसा निकालिए, उससे भी बढ़िया हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। अब अपने मोबाइल से घर बैठे किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र कीजिए, ये सारे कुछ फैसिलिटीज़ है। बैंक में अगर आप पैसा रखते हैं, बैंक में अगर आप पैसा रखते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है? बैंक में अगर आप पैसा रखते हैं तो उसके पीछे एकमात्र कारण है विश्वास। बैंक में अगर आप पैसा रखते हैं तो उसके पीछे एकमात्र कारण है विश्वास। अगर आप हम कहें आपको कि 10 हज़ार रुपये आप अपना मेरे पास रख दीजिए तो आप नहीं रखिएगा, क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। लेकिन बैंक के ऊपर सबको विश्वास है, आपको भी विश्वास है, हमको भी विश्वास है, सरकार को भी विश्वास है। सरकार भी अपना पैसा बैंक में रखती है। हम लोग तो 10-20 हज़ार 1 आध लाख रुपया रखते हैं और सरकार का तो कई अरबों अरब रुपया है बैंक में रखा हुआ है। खैर, बैंक बहुत बड़ी संस्था है जो वित्तीय लेन देन करती है और 99.99% लोगों के विश्वास पर ये खड़ा उतरती है। 99.99% बैंक कभी कोई गड़बड़ी नहीं करती है, ये विश्वास होता है आपको। भले आप भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन बैंक आपका ट्रांजैक्शन को नहीं भूलता है। और वैसी स्थिति में सारे ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करके बैंक अपने पास सारा एंट्री करता है, और सारा एंट्री करने के बाद जब सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर लेता है तो वैसी स्थिति में फिर आपको क्या कहता है बैंक, कि आप सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करने के बाद आपको एक प्रिंटेड पेपर देता है, दैट इज कॉल्ड पासबुक। तो पासबुक क्या है? वो बैंक में लिखे गए सारे ट्रांजैक्शन का एक कॉपी है, जिस कॉपी को बैंक के द्वारा एंट्री करके आपको लौटा दिया जाता है। बैंक आपको वो एंट्री करके लौटा देती है कि आपने कब पैसा जमा किया, आप कब पैसा निकाले, कितना रुपया ब्याज हुआ, कितना रुपया अगर आप कभी लोन लिए हैं तो उस पर ब्याज कितना कटा, कब एसएमएस चार्ज कटा, कब हैंडलिंग चार्ज कटा, वगैरह वगैरह। ये सारी कहानियाँ अदलते बदलते रहती है। खैर, जो भी है, पैसा जमा करते हैं, पैसा निकालते हैं, और वो सारी कहानियाँ आपके बैंक के पासबुक में रिकॉर्ड कर दी जाती है। और रिकॉर्ड करने के बाद उसका स्टेटमेंट आपको बैंक निकाल के दे देता है कि ये पैसा आपने जमा किया, ये पैसा आपने निकाला, वगैरह वगैरह सारी कहानियाँ उसमें लिख दी जाती है। अब बताइए कि एक बैंक और उसके 10 हज़ार कस्टमर, और हर कस्टमर का हिसाब सही सही रखना,
ये कम बड़ी अपॉर्चुनिटी मतलब समस्या वाली बात नहीं है कि सारे हिसाब को सिस्टमेटिकली रखना, बस एक फैसिलिटीज है। चूंकि अब कंप्यूटराइज हो गया है, तो ये बात है कि कंप्यूटराइज होने से पहले से ज़्यादा ऑथेंटिकेसी आ गया। पहले जब मैनुअल हाथ से हुआ करता था तो उतनी ऑथेंटिकेसी नहीं होती थी, लेकिन जब से कंप्यूटराइज सेक्शन हो गया है तो ऑथेंटिकेसी बढ़ गई है। इवन कि अब तो अपने मोबाइल में भी मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, महीने भर का स्टेटमेंट देख सकते हैं कि कब हमने कितना जमा किया, कब हमने कितना निकाला, ये सारी चीज़ें उसमें होती रहती है। अब बैंक जो आपको पासबुक देता है वो बैंक में हुए सारे ट्रांजेक्शन्स का एक स्टेटमेंट होता है कि आपने इतने तारीख को जमा किया, आपने इतने तारीख को पैसा निकाला, आपने ये दिया, आपने ये लिया, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ रहता है। लेकिन आप उसी का करस्पॉन्डिंग एंट्री अपने घर में भी करके रखते हैं, और आप अपने घर में जो एंट्री करके रखते हैं दैट इज कॉल्ड कैशबुक। याद कीजिए, आप 11 में कैशबुक भी पढ़े एक चैप्टर। उस कैशबुक में क्या होता है कि वो सारा एंट्री को आप लिख के अपना रखते हैं अपने घर में, अपने हाथ से, अपने पेपर में, कैशबुक में सारा एंट्री आप लिख के रखते हैं कि कब आप कितना पैसा जमा किए, कब आप कितना पैसा निकाले, वगैरह वगैरह, वो सारा कहानी उसमें आपका लिखा हुआ रहता है कि कब आप पैसा जमा कर रहे हैं, कब पैसा अपना निकाल रहे हैं। तो ये सारा कुछ कैशबुक में लिखा हुआ रहता है। ये एंट्री आप अपने पास, अपने हाथ से, अपने घर में करते हैं। चाहे आप टैली पर करते होंगे, चाहे आप तो बैंक स्टेटमेंट में करते होंगे, चाहे खाता बही में करते होंगे, जैसे भी करते होंगे, लेकिन वो अपने हाथ से आप करते हैं। और पासबुक क्या होता है, वही चीज बैंक लिख के आपको देती है पासबुक। तो आप सोचिए कि जो चीज़ आप कैशबुक में लिखते हैं वही चीज़ बैंक आपको पासबुक में भी लिख के देती होगी। अगर आप कहेंगे कि 18 मई को हम जमा किए हैं 10,000 रुपया, तो बैंक भी पासबुक में लिखेगी कि 18 मई को 10,000 जमा किए हैं। अगर आप कहिएगा कि हम 19 मई को 2,000 रुपया निकाले हैं, तो बैंक भी पासबुक में कहेगी कि आप 2,000 रुपया निकाले हैं। तो जो आपका कैशबुक कहेगा, जो आप अपने घर में एंट्री किए हैं, जो आपका कैशबुक कहेगा, वही आपका पासबुक भी आपको कहेगा। जो कैशबुक कहेगा वही आपका पासबुक भी कहेगा। जो कैशबुक कहेगा वही पासबुक भी कहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कैशबुक कहेगा अगर वो पासबुक कहेगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो ये चैप्टर भी नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन हो क्या है, वो आपका कैशबुक का बैलेंस होता है, कभी कभी वो पासबुक का बैलेंस नहीं हो पाता है। आप कैशबुक में अपना बैलेंस निकाल के रखे हैं 10 लाख रुपया, और आपका पासबुक में बता रहा है 9,90,000 रुपया। तो ऐसी स्थिति में 10,000 रुपया का डिफरेंस आ गया। या अगर आप अपने पासबुक में कह रहे हैं 10 लाख रुपया और आपका पासबुक कह रहा है 10,20,000 रुपया, तो वहाँ भी 20,000 का डिफरेंस आ गया। तो या तो पैसा बढ़ गया और या तो पैसा घट गया। पैसा बढ़ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंजॉय करने के लिए होटल पहुंच गए और दोस्तों को बुला लिए और पार्टी सार्टी करना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं करना है। और घट गया तो ये नहीं कि चले जाना है बैंक मैनेजर के पास और उसको चार ठो सुना के चले आना है कि भैया मेरा पैसा तुम खा गया, ऐसा भी नहीं करना है। दोनों ही परिस्थिति में कुछ ना कुछ सरकमस्टांसेस आए होंगे, कुछ ना कुछ परिस्थितियां बनी होंगी जिसके चलते कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस टैली नहीं करता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली यही सीखना है कि कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस क्यों नहीं टैली करता है, कौन सा वैसा रीजन है जिसके चलते कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस टैली नहीं करता है। और अगर नहीं करता है तो फिर उसको सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, क्या प्रयास करेंगे जिससे कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस दोनों आपस में टैली कर जाए, क्या करें। तो अगर कैशबुक का बैलेंस पासबुक से नहीं मैच करता है या पासबुक का बैलेंस कैशबुक से नहीं मैच करता है, तो इसको टैली करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको टैली करने के लिए हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का सहारा लेते हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या करता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बताने का ये प्रयास करता है कि क्यों नहीं आपका कैशबुक आपके पासबुक से टैली किया, या क्यों नहीं आपका पासबुक आपके कैशबुक से टैली किया, ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे वो रीजन बताने का प्रयास करता है कि क्या ऐसा रीजन था जिसके चलते दोनों में डिफरेंस आया। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड का जो इनिशियल स्टेज होता है वो 4 तरीके से होता है। इनिशियल स्टेज, अकाउंटिंग रिकॉर्ड का जो इनिशियल स्टेज होता है वो 4 तरीके से इनिशियल स्टेज होता है। वो 4 तरीका क्या क्या होता है। सबसे पहला तरीका होता है, पहले तो 2 स्टेज में हम आते हैं कि बैलेंस कैशबुक का हो सकता है और पासबुक का हो सकता है, 2 बात है।
एक कैशबुक है और एक पासबुक है। कैशबुक में फिर दो बातें हो सकती है, बैलेंस एज पर कैशबुक हो सकता है, दूसरा ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक हो सकता है। पासबुक में भी दो बात होगी, या तो बैलेंस एज पर पासबुक होगा या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक होगा। 4 स्टेप हो गया। क्वेश्चन ये चारों स्टेप में से कहीं एक से शुरू हो जाएगा, या तो बैलेंस एज पर कैशबुक से शुरू होगा, या तो बैलेंस एज पर पासबुक से शुरू होगा, या तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक से शुरू होगा, या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से शुरू होगा। क्वेश्चन ये चारों में से किसी एक स्टेप से शुरू हो जाएगा, कहीं से भी आप क्वेश्चन को उठा सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है या क्वेश्चन पर निर्भर करता है कि क्वेश्चन कहाँ से इनिशियल स्टार्ट करेगा, या तो बैलेंस एज पर कैशबुक से करेगा, या बैलेंस एज पर पासबुक से करेगा, या ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक से करेगा, या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से करेगा। जहाँ से भी करेगा सोल्यूशन तो करना है। अगर हम कैशबुक से क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो आंसर पासबुक में आएगा, और पासबुक से क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो आंसर कैशबुक में आएगा। और वो आपको टैली करवाने का प्रयास करेगा कि दोनों में जो फिगर है उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों दोनों में डिफरेंस आया। अगर दोनों में डिफरेंस नहीं आता तो ये चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन ये चैप्टर हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमको भी संतुष्टि हो जाए कि क्यों दोनों में डिफरेंस आया। बात तो पैसा का है ना, पैसा सबसे खराब चीज होता है, पैसा के चलते लोग का विश्वास खो जाता है, और बैंक तो सबसे विश्वसनीय संस्था है पैसा के मामले में। लोगों को ऐसा मानना है, लोगों को ऐसा सोचना है कि बैंक से ज़्यादा विश्वसनीय कोई भी नहीं। इवन हम भी नहीं अपने आप में विश्वसनीय है। हम अपने पास पैसा रखेंगे, हिसाब नहीं रखेंगे, पैसा मेरा भुला जाएगा, खर्चा हो जाएगा, हम कुछ कर लेंगे, इधर उधर चोरी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 50 तरह का बात आता है। लेकिन बैंक में है तो बैंक में तो सुरक्षित है, ये तो आप मान के चल रहे हैं कि बैंक में आपका पैसा सुरक्षित है। तो इसलिए कैशबुक और पासबुक के बीच हुए डिफरेंस को जानने के लिए वी शुड प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। There are two options for starting the question. First option from the cash book, then we will get the balance of passbook. And second option, if we will start from passbook, then our answer will in cash book. Okay. Now, if balance as per cash book, then balance is called debit. Balance as per cash book is called debit balance. Balance as per पासबुक इज कॉल्ड एज पर क्रेडिट बैलेंस। अगर बैलेंस एज पर कैशबुक दिया हुआ है तो वो डेबिट होगा, अगर बैलेंस एज पर पासबुक है तो वो क्रेडिट होगा। हेलो, बैलेंस एज पर कैशबुक है, अगर बैलेंस एज पर कैशबुक है तो वो डेबिट होगा, बैलेंस एज पर पासबुक है तो वो क्रेडिट होगा। ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक है तो वो क्रेडिट होगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है तो वो डेबिट होगा। ठीक है, तो ये चारों का बैलेंस हम लोग पढ़ लिए। बैलेंस एज पर कैशबुक तो डेबिट, बैलेंस एज पर पासबुक तो क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक डेबिट। यहाँ से हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग मेन इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझना है कि कौन कौन सा ऐसा रीजन है, व्हाट आर द रीजन फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन कैशबुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस, क्यों दोनों में डिफरेंसेस आते हैं, ऐसा रीजन क्या आ गया कि कैशबुक और पासबुक में डिफरेंसेस आ गए। तो वो रीजन ही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जान है, तो वो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कैशबुक और पासबुक में डिफरेंसेस क्यों आता है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि कैशबुक और पासबुक में डिफरेंसेस क्यों आता है। फर्स्ट रीजन नंबर 1, इफ चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इफ चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अगर हमने चेक इशू कर लिया और as per rule of RBI we know that there is a time limit of 3 months for a valid check, there is a time limit of 3 months for a valid check। तो अगर हमने एक चेक इशू कर लिया और उस चेक के समय में लिखे हुए डेट के अनुसार से वो 3 महीने तक वैलिड है, अगर फ्रॉम द इनिशियल डेट ऑफ, अगर हम आज का मान के चले कि आज 19 मई 2021 है तो उस चेक का वैलिडिटी होगा 19 मई के बाद 3 महीने तक, यानी 19 जून, 19 जुलाई और 19 अगस्त 2021 तक वो वैलिड है।
19 अगस्त 2021 के बाद वो चेक इनवैलिड हो जाएगा। अगर आप उसको चेक को बैंक लेकर जाएंगे तो बैंक पेमेंट करने से इनकार कर देगी। लेकिन अगर आपने 19 मई को अगर आपने चेक इशू किया है और आप पूरे मई महीना का कैशबुक बनाना चाह रहे हैं, आपने कैशबुक अपने घर में बना लिया कि हमने मिस्टर एक्स को चेक 10,000 रुपये का इशू कर दिया। जैसे आपने चेक इशू किया, आप अपने कैश बैलेंस से 10,000 रुपये को माइनस कर दिए। जैसे ही 10,000 रुपये को आप माइनस किया, आपका बैलेंस घट गया। लेकिन इधर क्या है, बाजार में लॉकडाउन भी लगा हुआ है। जब बाजार में लॉकडाउन लगा हुआ है तो क्या हुआ, जिस मिस्टर एक्स को आपने चेक दिया था वो मिस्टर एक्स क्या किया, बैंक जा नहीं पाया, किसी रीजन से वो बैंक नहीं पहुंच पाया। अगर वो किसी रीजन से बैंक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उसको पता है कि ये चेक का तो वैलिडिटी है 3 महीना तक, तो चलो जाएंगे कभी 1-2 दिन के बाद, थोड़ा सा मौसम क्लियर हो जाएगा, थोड़ा लॉकडाउन ठीक हो जाएगा, थोड़ा कोरोना का कहर ख़त्म हो जाएगा, तब हम लोग जाएंगे बैंक, ऐसा सोचकर अगर आप काम कर रहे हैं तो वैसी स्थिति में आप मान लीजिए कि वो मिस्टर एक्स उस महीना मई के महीना में बैंक नहीं गया, और जब वो मई के महीना में बैंक नहीं गया तो आपका पासबुक से पैसा नहीं माइनस हुआ, पासबुक में जो पैसा था वो पैसा उतना ही रह गया, वो माइनस नहीं हुआ। लेकिन कैशबुक से वो पैसा माइनस हो गया, क्योंकि आपने घर में काम किया था, आपने चेक इशू कर दिया था, जब आपने चेक इशू कर दिया तो 10,000 रुपये आपके कैशबुक से घट गया। लेकिन मिस्टर एक्स अभी बैंक नहीं गया, उसको पता है कि ये चेक का तो वैलिडिटी जून में भी हो जाएगा, तो उसको लगा कि लॉकडाउन थोड़ा जून में हल्का होगा, बीमारी कम होगा, तब हम बैंक जाएंगे या जुलाई में जाएंगे, क्योंकि पैसा तो सुरक्षित हो तो पैसा मिल ही जाएगा। वो डर से बैंक नहीं गया। तो आपने चेक इशू किया, लेकिन वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, वो चेक बैंक गया ही नहीं पेमेंट के लिए। जब वो चेक बैंक गया ही नहीं पेमेंट के लिए तो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक हमने इशू तो कर दिया लेकिन वो चेक प्रेजेंट होने के लिए बैंक में नहीं गया। तो जब नहीं गया तो बैंक से न पैसा घटेगा न पासबुक से पैसा घटेगा, जबकि कैशबुक से पैसा घट गया होगा, तो दोनों में 10-10 हज़ार रुपया का डिफरेंस आएगा। तो ये रीजन है जिसके चलते कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस आता है, ये पहला रीजन है। रीजन नंबर 2, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड और बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड और बट नॉट क्लियर्ड। आपको किसी व्यक्ति ने चेक दिया, आप वो चेक को बैंक में जमा किए, और जब चेक को बैंक में जमा किए तो बैंक क्या की कि वो चेक ले तो ली लेकिन आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया अभी तक। तो जैसे ही आपको कोई आदमी चेक दिया तो आप अपना कैशबुक में क्या किए, उस पैसा का एंट्री कर लिए कि मिस्टर एक्स हमको 10,000 रुपया दिया, तो आप अपने कैशबुक में 10,000 रुपया एंट्री कर लिए। तो जो भी बैलेंस था उसमें 10,000 रुपया और बढ़ गया कि 10,000 रुपये आपने अपना अकाउंट में जमा करवाया है। अब वो चेक को ले जाके आप बैंक में डालें, कोई भी चेक देगा तो क्या करेंगे, आप बैंक में जमा कीजिएगा। लेकिन जब बैंक में जमा किए तो बैंक आपके अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट नहीं किया अभी तक। क्यों? क्योंकि वो क्लियरेंस के लिए भी भेजा है, चेक को कहाँ भेजा है, क्लियरेंस के लिए बैंक में भेजा है। अब क्लियरेंस के लिए बैंक में भेजा है तो क्लियर होगा तभी तो आपके पासबुक में एंट्री होगा, लेकिन अभी तक आपके पासबुक में एंट्री नहीं हुआ है। जब पासबुक में एंट्री नहीं हुआ है क्योंकि वो चेक अभी तक क्लियरेंस होकर आया नहीं है, क्लियर होगा 3 डेज 4 डेज 7 डेज लग जाता है क्लियर होने में, तब तक तो वो आपके पासबुक में क्रेडिट नहीं होगा। तो आपके कैशबुक में तो 10,000 रुपया क्रेडिट हो गया, लेकिन आपके पासबुक में वो पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है। इसके चलते क्या होगा, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, कैशबुक 10,000 रुपया ज़्यादा बताएगा और पासबुक 10,000 रुपया कम बताएगा। ये भी एक रीजन है जिसके चलते कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस आता है। रीजन नंबर 3, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। आप बैंक में जमा करते हैं पैसा, हमको लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली आप लोग जितने भी हैं सब कोई का बैंक में कोई ना कोई खाता जरूर होगा, हर बैंक में किसी न किसी व्यक्ति का खाता रहता ही है। अगर आप लोग बैंक में खाता रखे हैं तो ईमानदारी पूर्वक ये 99.9% ये भी सत्य है कि जिस व्यक्ति का खाता में जितना भी रुपया होगा, अगर उसको कहा जाए कि उसका इंटरेस्ट का आप कैलकुलेशन करके बताइए कि आपके बैंक में जितना रुपया जमा है उसमें कितना रुपया ब्याज हुआ, तो आप लोग कोई नहीं कर पाइएगा। इवन मुझे भी कहा जाएगा तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, ये भी सत्य है। 99.99% लोग को ये पता ही नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। बैंक में जो पैसा जमा है
उस पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये बहुत कम लोग को पता है। इवन कि बैंक के स्टाफ से अगर आप पूछिएगा कि भैया मेरा 50,000 रुपया जमा था खाता में, तो इस पर ब्याज कितना रुपया हुआ कैलकुलेट करके जरा बताइए, तो वो भी नहीं बता पाएगा। उसको भी नहीं पता है कि इंटरेस्ट कितना हुआ, वो भी नहीं जानता है, कैलकुलेशन करना उसको भी नहीं पता है। वो सीधा सा आपको क्या कहेगा कि ये कंप्यूटर के द्वारा कैलकुलेट किया हुआ अमाउंट है, हमको पता नहीं कि ये 50,000 का ब्याज कितना रुपया आया, 52 रुपया आया कि 62 रुपया आया कि 109 आया, ये हमको पता नहीं। वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग में वैसा फिडअप किया हुआ रहता है कि वो ऑटोमेटिकली एक डेट पर, प्रिस्क्राइब्ड डेट पर, जो डेट में उसका प्रोग्रामिंग सेट किया रहता है, उस डेट में वो कैलकुलेट करके इंटरेस्ट निकाल देता है। तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, जब आपको बैंक इंटरेस्ट देगी तो वो क्या करेगी, आपके अकाउंट में वो पैसा वहां पर क्रेडिट कर देगी। और आपको तो पता नहीं है कि कितना रुपया इंटरेस्ट हुआ, तो आप अपने कैशबुक में एंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन भी आपको पता नहीं है कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है इंटरेस्ट का। तो आप अपने कैशबुक में एंट्री करेंगे नहीं, वहाँ पासबुक में एंट्री हो गया होगा। और जब तक पासबुक अप टू डेट नहीं कराइएगा, उसमें एंट्री नहीं मेंशन करवाइएगा, स्टेटमेंट जब तक नहीं लीजिएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इंटरेस्ट कितना रुपया हुआ। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इंटरेस्ट कितना रुपया हुआ, क्योंकि कैलकुलेशन आता नहीं है। तो जब भी इंटरेस्ट अलाउ होता है तो पासबुक में ऑटोमेटिकली वो पैसा एंट्री हो जाता है, जब आप अपडेट कराते हैं आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन आपके कैशबुक में आप खुद एंट्री नहीं किए होते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो इंटरेस्ट कब आया, कितना आया, कब आया, कितना रुपया आया, ये सब आपको पता नहीं। जब पासबुक में देखते हैं तब पासबुक से देख के आप अपने कैशबुक में एंट्री करते हैं। तो जब तक आप एंट्री नहीं किए होते हैं तब तक तो दोनों में डिफरेंस रहता ही है, कैशबुक और पासबुक में। तो ये एक और भी रीजन है जिसके चलते कैशबुक और पासबुक में अंतर आ जाता है। तो ये थर्ड रीजन हो गया, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। नाउ फोर्थ रीजन है कि इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक इंटरेस्ट लेती भी है। अगर आप बैंक से लोन लिए हैं, तो बैंक उस पर इंटरेस्ट आपसे लेगी, और इंटरेस्ट लेगी तो वो बड़ा सख्ती से इंटरेस्ट लेती है। सख्ती का मतलब है कि वो आपके मांगने घर नहीं आएगी। घर आएगी तो पता चलेगा कि अभी लॉकडाउन है भैया, अभी कहाँ से ब्याज देंगे। दुकान आएगी तो अभी तो बृहस्पति है, बृहस्पति को सरिया में पैसा नहीं दिया जाता है, तो अभी तो शाम है, संध्या बत्ती दिखाएं, अभी पैसा कहाँ से देंगे भैया। तो कोई बोलेगा कि अभी लॉकडाउन है, अभी तो कमाइए नहीं हो रहा है, ब्याज कहाँ से देंगे। ये सब धंधा बैंक नहीं करती है। बैंक अगर आपको लोन देती है तो वो फॉर्म में पहले ही आपसे सिग्नेचर करा लेती है कि वो एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आपके पासबुक से, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट डिडक्ट कर लेगी। उसमें एसआई लगा दिया जाता है। जैसे एसआई लग जाता है वो ऑटोमेटिकली उतना रुपया उसमें से डिडक्ट हो जाता है। आपको ना मांगने आएगी, ना आपको पूछने आएगी, ना आपको कहने आएगी। और आपको पता भी नहीं रहेगा। लोन लेते समय तो बड़ा मजा लगा था, लेकिन जब ब्याज का कैलकुलेशन बोला गया कि अभी साल भर का ब्याज इतना हो गया, तो आपको कुछ होश हवास भी नहीं है, आप लोन का पूरा यूज कर रहे हैं। लेकिन बैंक क्या करेगी, आपके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट कर लेगी, और ये आपको भी पता नहीं रहेगा कि कितना रुपया डिडक्ट किए। तो पासबुक से तो पैसा घट गया, लेकिन कैशबुक से पैसा माइनस नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में क्या होगा, दोनों में फिर डिफरेंस आ गया। पासबुक में पैसा कम बताएगा, कैशबुक में पैसा ज़्यादा बताएगा। तो ये चौथा रीजन है कि इफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, देन अमाउंट विल ऑटोमेटिकली डिडक्टेड फ्रॉम बैंक पासबुक, बट we have not information about that and we cannot deduct the amount from passbook. Okay, रीजन नंबर 4 हुआ। रीजन नंबर 5 है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर और डेटर ऑन आवर बैंक अकाउंट बट नॉट इन्फॉर्म टू अस। अगर किसी कस्टमर ने या किसी ग्राहक ने या किसी डेटर ने हमारे अकाउंट में पैसा डायरेक्ट जमा कर दिया और उसकी सूचना हमको नहीं अभी तक भेजी है। आज के ज़माना में कोई भी किसी भी खाते में पैसा जमा कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा जमा करते समय बैंक एक बार भी नहीं पूछती है कि आप पैसा क्यों जमा कर रहे हैं, उसके खाते में काहे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या रीज़न है। इतना ज़्यादा बैंक इंक्वायरी नहीं लेती है। हाँ, जब निकालने जाइएगा तो बैंक 50 बार आप ही का सिग्नेचर आप ही से मिलवाएगी, आपसे पूछेगी अभी इतना पैसा क्यों ले रहे हैं, ये वो फलाना चिलाना 10 तरह का बात आपसे पूछेगी। लेकिन जमा करते समय कोई भी व्यक्ति के खाते में कोई भी आदमी रुपया जमा कर सकता है।
ठीक है, कोई जमा कर दिया, कोई कस्टमर था मेरा जो मेरा पैसा लेके गया था, या मेरा कोई परिचित था जो मेरा उधार लेके गया था, या कोई भी था जो पैसा लिया था, लेकिन वो हमको पैसा नहीं देकर क्या किया, डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। तो या तो मेरे अकाउंट में जमा करे या मेरे हाथ में दे, दोनों सेम है, इक्विवेलेंट है। लेकिन ये इन्फॉर्म हमको नहीं किया, तो पासबुक में क्या हुआ कि पैसा जमा हो गया, 10,000, 20,000, 15,000 जो भी था वो पासबुक में जमा हो गया, लेकिन हमको इन्फॉर्मेशन ही नहीं था। तो मेरे कैश बुक में कैसे हम जमा करते हैं? तो मेरे कैश बुक में वो पैसा जमा नहीं हुआ, लेकिन पासबुक में वो पैसा जमा हो गया, और दोनों में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। क्योंकि पासबुक में तो पैसा बढ़ गया और वो पैसा का हमको जानकारी कस्टमर दिया नहीं था, तो कैश बुक से वो पैसा जुटा नहीं, और जब कैश बुक में वो पैसा ऐड नहीं हुआ तो दोनों में हो गया डिफरेंस। रीजन नंबर क्या 5 या 6 जो भी हुआ। नेक्स्ट रीजन है अमाउंट डायरेक्टली पेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ बट नॉट इन्फॉर्म टू अस। कई बार बैंक को हम एसआई लगा के आते हैं, एसआई मतलब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा के आते हैं कि बैंक हमारा पैसा हमारे बदले में पेमेंट कर दे, बैंक हमारा पैसा हमारे बदले में पेमेंट कर दे। अगर आप एसआई लगा देते हैं, अपना एप्लीकेशन दे देते हैं बैंक को, सब रिकॉर्ड आप बता देते हैं कि किसको पेमेंट देना है, कितना तारीख को पेमेंट देना है, कितना रुपया पेमेंट देना है, तो बैंक ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से उतना रुपया डेबिट कर लेगी और वो पैसा उसके अकाउंट में भेज देगी। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एलआईसी कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उसका प्रीमियम भरना पड़ता है। तो जब प्रीमियम भरना पड़ता है तो वैसी स्थिति में क्या करती है बैंक कि अगर आप एसआई लगा दिए हैं तो बैंक आपके अकाउंट से जितना रुपया प्रीमियम का अमाउंट है वो काट लेगी और आपके एलआईसी के जो ऑफिस है वहां पर पेमेंट कर देगी। आपके अकाउंट से कट गया अमाउंट, बैंक आपके बदले में आपका पैसा पेमेंट की, बैंक हैज पेड द अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ यू, आपके बदले में वो बैंक ने पेमेंट किया है। और उसकी सूचना जब आपको नहीं मिलेगी, जब आपको उसका इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, जब सूचना नहीं मिलेगी तो आपके तो कैशबुक से वो पैसा घटा नहीं, और जब पैसा घटेगा नहीं तो फिर तो पासबुक से घट गया और कैशबुक से घटा नहीं है, तो दोनों में फिर डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट, अमाउंट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक एज डिविडेंड और एज वारंट एज और समथिंग एल्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट etc। आप शेयर खरीदते होंगे, मान के चलिए कि अगर आपने शेयर खरीदा है, तो अगर आप शेयर खरीदे हैं तो उस पर कंपनी आपको क्या करेगी, डिविडेंड देगी, और डिविडेंड देगी तो बम्बई की कंपनी है, गुजरात की कंपनी है, चेन्नई की कंपनी है या दिल्ली की कंपनी है, कंपनियां बहुत होती है, शेयर खरीदने वाले भी बहुत लोग होते हैं। कई बार तो जो लोग शेयर खरीदते हैं वो तो ऑफिस भी नहीं देखे होते हैं कि बम्बई में कहाँ ऑफिस है, दिल्ली में कहाँ ऑफिस, उनको पता भी नहीं होता है। सिंपल सी बात है, आप अपना पैसा जमा करते हैं, पैसा जमा करने के बाद 1 वर्ष के अंत में जो डिविडेंड मिलता है वो आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है। तो वो डिविडेंड क्या है, वो निश्चित नहीं है, वो फिक्स नहीं है कि उतना ही डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड घटता भी है, बढ़ता भी, कंपनी ज़्यादा लाभ कमाएगी ज़्यादा डिविडेंड देगी, कंपनी कम लाभ कमाएगी कम डिविडेंड देगी। तो ऐसी स्थिति में ये चलता रहता है। लेकिन ये डिविडेंड कितना आया इसका सिर्फ आपको एक लेटर आ जाएगा, लेकिन जब तक लेटर आएगा उसके पहले आपके अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुके होंगे, आपका कैश पासबुक बढ़ चुका होगा, लेकिन इसकी सूचना आपको तो है नहीं। तो जब सूचना आपको है नहीं तो आप अपने कैश बुक में उसका एंट्री नहीं किए। तो अमाउंट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ यू, बैंक आपके बदले में आपका पैसा कलेक्ट कर ली, लेकिन इसकी सूचना आपको नहीं है। जब सूचना नहीं है तो पासबुक में तो पैसा ऐड हो गया, लेकिन कैश बुक में वो पैसा ऐड नहीं हुआ, और जब कैश बुक में पैसा ऐड नहीं होगा तो दोनों में फिर डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट रीजन, बैंक चार्ज। बैंक चार्ज, बैंक आपसे चार्ज करती है। बैंक क्यों चार्ज करती है? बैंक से अगर आप कोई फैसिलिटी लेते हैं तो बैंक उसका पैसा चार्ज करती है, बैंक फ्री में कोई फैसिलिटी नहीं देती है। बैंक में अगर आपने लॉकर खुलवाया है तो लॉकर का पैसा का वो चार्ज लेगी आपसे, कि लॉकर का पैसा का मान लीजिए कि 1 साल का 1100 रुपया होता है, तो वो उसका फैसिलिटी लेगी। अगर बैंक से आपने ड्राफ्ट बनवाया है तो ड्राफ्ट का कमीशन लेगी। बैंक से अगर आप कोई भी काम करवाए हैं तो बैंक हर काम का पैसा लेती है, और पैसा लेने के लिए आपके घर नहीं आती है, बल्कि आपके अकाउंट से डायरेक्ट वो पैसा काट लेती है कि आपका अकाउंट में इतना रुपया था और इतना रुपया का आपने फैसिलिटी अवेल किया है, इसलिए बैंक आपसे चार्ज कर लेती है। चाहे लॉकर रेंट के रूप में चार्ज करे, चाहे इंसिडेंटल चार्ज के रूप में चार्ज करे, चाहे बैंक चार्ज के रूप में चार्ज करे, या कमीशन के रूप में चार्ज करे, जो भी चार्ज करे वो आपके अकाउंट से पैसा काट लिया जाता है। और जैसे ही पैसा काटा जाता है पासबुक का पैसा घट जाता है,
लेकिन आपको कैशबुक में वो पैसा घटाने के लिए पता नहीं रहता है। कैशबुक से वो पैसा आप घटाए नहीं होते हैं, कैशबुक में वो पैसा माइनस नहीं होता है, और इसके चलते दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं। नेक्स्ट रीजन है डिफरेंसेस के, चेक इशू बट बिकम्स डिजॉनर। चेक इशू बट बिकम्स डिजॉनर, आपने चेक इशू किया है लेकिन वो चेक क्या हो गया, डिजॉनर हो गया। आपने चेक इशू किया लेकिन वो चेक हो गया डिजॉनर। क्यों डिजॉनर हो गया? जो चेक हमने इशू किया वो डिजॉनर क्यों हुआ? डिजॉनर होने के पीछे रीजन है, या तो चेक में आपने साइन नहीं किया होगा ठीक से, या तो चेक में जितना पैसा आपने लिखा होगा आपके अकाउंट में वो पैसा नहीं होगा। कुछ भी रीजन हो सकता है जिसके चलते वो डिफरेंस आ जाता है। अगर डिफरेंस आ जाता है तो बैंक आपका ग्राहक को वो पैसा नहीं देगी, ग्राहक को बोलेगी कि हम पैसा आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो चेक में या तो आपका सिग्नेचर गलत होगा, या चेक में वो पैसा नहीं होगा जितना पैसा आपने लिखा है, या चेक में जो लिखावट है वो लिखावट में चेंजिंग होगा, अल्फ़ाबेट कुछ कहेगा, न्यूमेरिकल डिजिट कुछ कहेगा, तो वो भी पेमेंट नहीं करेगा। चेक में अगर आपने पेंसिल से सिग्नेचर कर दिया तो भी बैंक पेमेंट नहीं करेगा। चेक में आपने अगर लाल कलम से कुछ कर दिया तो भी बैंक पेमेंट नहीं करेगा। चेक अगर फटा हुआ तो भी पेमेंट नहीं करेगा। तो अगर आपने चेक किसी को दे दिया, अगर आपने चेक किसी को दे दिया लेकिन वो चेक में कुछ ना कुछ तकनीकी त्रुटियां रह गई थी, कुछ डिफॉल्ट रह गया था जिसके चलते बैंक उसका पेमेंट करने से इनकार कर दिया, तो हम लोग कहते हैं कि चेक इशू तो कर दिए लेकिन वो डिसऑनर हो गया। तो जैसे आप इशू करते हैं अपने कैशबुक से वो पैसा घटा लेते हैं, लेकिन बैंक तो उसका पेमेंट दिया ही नहीं, तो पासबुक से वो पैसा नहीं घटेगा, और पासबुक से जब पैसा नहीं घटेगा तो पासबुक में तो सेम रह जाएगा, आपका अकाउंट में सेम रह जाएगा। तो चेक इशू किए, कैशबुक से घट गया, लेकिन बैंक डिसऑनर कर दी, बैंक से वो पैसा नहीं घटा, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट रीजन आता है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। आप चेक बैंक में जमा करते हैं लेकिन वो भी डिसऑनर हो जाता है। ठीक इसी का उल्टा कहानी है, जैसे हम लोग चेक इशू की बात बोले उसी तरह से चेक डिपॉजिटेड का कहानी होता है कि हमको कोई चेक दिया था, तो कोई हमको अगर चेक दिया था तो हम अपने कैशबुक में उसको डिपॉजिट कर दिए, क्रेडिट कर दिए कि हाँ भाई हमको चेक मिल गया, तो मेरे खाता से मिस्टर एक्स के अकाउंट से या मिस्टर एक्स के द्वारा 25,000 रुपया आया था, वो 25,000 रुपये हम अपने अकाउंट में जमा कर दिए, क्रेडिट कर दिए, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। लेकिन जब हम बैंक गए तो बैंक वो चेक डिसऑनर कर दी, बैंक बोली उसका सिग्नेचर गलत है, उसमें डेट गलत दिया हुआ, उसमें अमाउंट गलत लिखा हुआ, उसमें सिग्नेचर स्पेसमैन सिग्नेचर से नहीं मैच कर रहा है, वो पेंसिल से लिखा हुआ, कोई भी रीजन हो सकता है, और बैंक पेमेंट करने से इनकार कर दी। तो ऐसी स्थिति में चेक हमने डिपॉजिट तो कर दिया, अपने कैशबुक को बढ़ा भी दिया, लेकिन बैंक उसका पेमेंट करने से इनकार कर दी, हमको पेमेंट नहीं दी, और वो चेक हो गया डिसऑनर। तो ये भी एक रीजन है जिसके चलते कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस आता है। नेक्स्ट है कि रॉन्गली डेबिटेड और क्रेडिटेड बाय बैंक। अभी तक तो हम लोग ये पढ़ते आए थे कि बैंक कोई गलती नहीं करती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बैंक के द्वारा गलती से डेबिट कर दिया जाए या गलती से बैंक के द्वारा क्रेडिट कर दिया जाए। बैंक गलती से कुछ डेबिट भी कर देती है और बैंक गलती से कुछ क्रेडिट भी कर देती है, क्योंकि बैंक के कंप्यूटर को चलाने वाला भी जो आदमी होता है वो भी ह्यूमन बींग होता है, और ह्यूमन बींग में भी एरर होने की संभावना है। तो अगर वो एरर होने की संभावना है कि 10,000 रुपया आपने जमा किया, गलती से 1 जीरो वो कम लिखा, 1,000 रुपया आपके अकाउंट में जमा किया, दैट इज कॉल्ड रॉन्गली क्रेडिटेड। और अगर आपने 10,000 रुपया डेबिट किया अपने अकाउंट से और आपके अकाउंट में 1 शून्य बढ़ाकर 1 जीरो बढ़ाकर आपके अकाउंट से 1,00,000 रुपया निकाल के माइनस कर दिया, दैट इज कॉल्ड रॉन्गली डेबिटेड। तो ये ह्यूमन बींग है, बट इसका जो पॉसिबिलिटी है वो 0.01% है। वैसे स्टाफ को बैंक लेती भी नहीं है कि जो ये एरर करते हैं। एक आध बार अगर एरर है, गलती से हो गया तब तो चलता है, लेकिन अगर लॉट्स ऑफ टाइम करेंगे तो वैसे स्थिति में बैंक अपने वैसे स्टाफ को, एम्प्लॉय को हटा भी देती है। तो ये भी होता है कि रॉन्गली डेबिटेड बाय या रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक भी कई बार गलती से डेबिट भी कर देती है और गलती से क्रेडिट भी कर देती है, जिसके चलते डिफरेंसेस आता है। तो ये सब हम लोग कुछ रीजन पढ़ लिए जिसके चलते ये पता चलता है कि कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस क्यों आता है। अब क्वेश्चन को जब हम लोग बनाते हैं तो क्वेश्चन को या तो कैशबुक से शुरू करते हैं बनाने के लिए तो आंसर पासबुक में आता है, या पासबुक से शुरू करते हैं तो आंसर कैशबुक में आता है। जो भी हो, जहाँ से भी शुरू करें, आंसर तो टैली कराना है, बैलेंस को टैली कराना है। जब तक टैली नहीं कराएंगे तब तक संतुष्टि नहीं होगा, और जब संतुष्टि नहीं होगा तो दिमाग में ये घूमता रहेगा कि मेरा पैसा गया तो गया कहाँ। तो आप किताब का थ्योरी में पढ़िएगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है। उसका एक स्पेसमेन दिया हुआ है
कि अगर क्वेश्चन कैशबुक से आप शुरू कर रहे हैं तो वो पासबुक में कैसे आंसर लाएगा, या पासबुक से शुरू कर रहे हैं तो कैशबुक में कैसे आंसर लाएगा। अब इसके बाद हम लोग कुछ पढ़ेंगे कि कुछ आइटम को क्यों ऐड किया जाता है, कुछ आइटम को क्यों लेस किया जाता है। तो ये तो आज हम लोग पढ़ लिए कि वो रीजन क्या है जिसके चलते कैशबुक और पासबुक में डिफरेंसेस आता है। अब उसके बाद हम लोग उसको सॉल्यूशन करने का तरीका पढ़ेंगे कि उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, जो समस्या है उस समस्या का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है।